जापान में एक मैसिव भूकंप आया और उसके बाद दीवार के जैसी सुनामी जापान के तट की तरफ बढ़ चली और ये सुनामी टकराई सीधी फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से। रेडिएशन लीक हुए और पूरे देश के ऊपर एक न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। और हमेशा की तरह कुछ ऐसे शख्स निकल के आए जिन्होंने अपने कैरेक्टर से इस दुनिया को रूबरू करवाया, ये जानते हुए भी कि शायद वो अपने परिवारों को कभी नहीं देख पाएंगे। वो उस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रुके और रेडिएशन को फैलने से रोका। ये कहानी है ऐसे ही 50 जाबाज लोगों की। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और मिलते हैं इन्हीं 50 लोगों से जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पूरे एशिया को एक रेडिएशन खतरे से बचाया। मार्च 11, 2011 सुबह के 2:46 AM एक 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जापान से टकराया। इतिहास में दर्ज चौथा सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था ये। बिल्डिंग्स हिलने लगी, पूरा जापान हिल गया, कई घर ढह गए। लेकिन जैसे ही धरती की कंपन शांत हुई, एक और खतरा सर के ऊपर मंडराने लगा। एक दीवार जैसी सुनामी जो कि समंदर के अंदर से उठी और वो जापान के तट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इस सुनामी की ऊंचाई 15 मीटर थी और स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा। शहर के शहर इस सुनामी में बह गए। बहुत सारे लोगों की इसके अंदर जान गई। गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ी इस सुनामी से निपटने के लिए। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट इस सुनामी के बिल्कुल रास्ते के अंदर था और यह दीवार जैसी सुनामी इस प्लांट की तरफ 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रही थी। अब इस प्लांट के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनके सर पे मौत मंडरा रही थी। उनको एक फैसला लेना था कि उनको प्लांट के अंदर रुकना है या फिर प्लांट के बाहर जाना है। जो न्यूक्लियर प्लांट की दीवार थी वो सिर्फ 10 मीटर ऊपर थी, लेकिन जो सुनामी की लहर थी वो 15 मीटर ऊपर थी। सुनामी जैसी प्लांट से टकराई, पानी सीधा न्यूक्लियर कंपाउंड से होता हुआ बैकअप जनरेटर्स के अंदर चला गया और इलेक्ट्रिसिटी पूरी कट ऑफ हो गई। इमेजिन करिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड दैट टू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो रिएक्टर्स होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बेहद जरूरत होती है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो रिएक्टर्स थे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट डाउन का खतरा सर के ऊपर मंडराने लगा, यानी चेरनोबिल जैसा खतरा एकदम ही सर के ऊपर था। अब ये जो वर्कर्स थे ये नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं रह गए थे, ये एक तय तबाही के बीच में खड़ी वो दीवार बन गए थे जो कि या तो इस रेडिएशन को रोक सकते थे। जितने भी इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स थे ये सभी फ्लोर के ऊपर इकट्ठा हुए। इन्होंने आपस में डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए। जनरेटर्स जा चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और रिएक्टर्स का तापमान बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। इन्हें बहुत जल्दी में कोई फैसला लेना था। सुपरवाइजर ने पहली लाइन बोली, हम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर हम यहां से चले गए रिएक्टर्स मेल्ट डाउन हो जाएंगे और आधा जापान इसकी चपेट में आ जाएगा। उसके ये लाइन बोलते ही पूरे फ्लोर पे एक सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने ख्यालों में, अपने विचारों में खो गया। अगली लाइन जो सुपरवाइजर ने बोली, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता रुकने के लिए, मुझे वॉलंटियर्स चाहिए। आप अपनी मर्जी से रुकिए या अपनी मर्जी से प्लांट छोड़ के जा सकते हैं। कुछ वर्कर्स चले गए और कुछ स्टेप फॉरवर्ड हुए। उन्होंने बोला, हम रुकेंगे, रेडिएशन को रोकेंगे। इस फैसले के साथ उनको खुद नहीं पता था वो इतिहास लिख रहे थे। ये 50 लोग जिन्होंने रुकने का फैसला किया, इनके लिए चॉइस एकदम क्लियर थी। उनको रुकना था, रेडिएशन को फेस करना था। हो सकता है वो अपने परिवारों को इसके बाद वो कभी भी ना देख पाए। यहाँ पे हमने देखा ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लेते हुए। हैरानी की बात थी क्योंकि पावर में थी, इनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने परिवारों से बात करने का मौका मिला। कई लोग ऐसे काम कर रहे थे कि वो अपनी चेयर से उठ भी नहीं सकते थे, उनको अपने परिवारों से बात करने तक का मौका नहीं मिला था। इसी दौरान जो जापानीज गवर्नमेंट थी वो अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसी हुई थी। भूकंप की वजह से जो तबाही आई थी और सुनामी की वजह से जापान के अलग हिस्सों में जो तबाही आई थी उसको हैंडल कर रही थी। नंबर 2, जो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो प्लांट का कम्युनिकेशन था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उन वर्कर के ऊपर छोड़ा कि उनको क्या करना है। वहीं प्लांट के अंदर कुछ वर्कर्स अपनी फैमिलीज को कॉल कर रहे थे, कुछ अपनी चेयर पे काम कर रहे थे, कुछ ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को कॉल नहीं करेंगे। वो इस अंतिम समय में अपनी परिवार को परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन सभी केसेस के अंदर फोकस एकदम सिंगुलर था, इन्हें बेइंतहा जाने बचानी थी। पावर ना होने की वजह से इनको मैनुअली पानी रिएक्टर्स के अंदर डालना पड़ा उनको ठंडा रखने के लिए। मैनुअली पंप करने का मतलब है रेडिएशन के सामने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देना। मैनुअली पानी डालना अच्छा प्लान था लेकिन बहुत स्लो था। रिएक्टर्स जिस स्पीड से ठंडे होने चाहिए थे उस स्पीड से ठंडे नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने तय किया कि ये टीम्स में डिवाइड होकर टीम्स के अंदर काम करेंगे। तो इन्होंने 3 टीम्स के अंदर अपने आप को डिवाइड किया।
पहली टीम रिएक्टर्स के अंदर पानी पंप करेगी, दूसरी टीम रेडिएशन का लेवल मेजर करेगी और तीसरी टीम रिएक्टर को जो डैमेज हुआ है उसको एक्सेस करेगी। अंदर जो वर्कर्स थे वो ऑप्शंस और समय दोनों से जूझ रहे थे। जो सी वाटर, सॉल्ट वाटर उन्होंने रिएक्टर के अंदर पंप किया था वो बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट था, लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट अटेम्प्ट था। सी वाटर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को हमेशा के लिए डिसेबल कर देता है, इससे मेल्ट डाउन का खतरा खत्म हो जाता है। वहीं पे फायर ब्रिगेड के जो बैटरी वाले पंप्स होते हैं उन्होंने वो इस्तेमाल करे, जो भी मदद हो सकती थी उन्होंने वो ली और वो रिएक्टर के अंदर पानी पंप करने में लगे रहे। मार्च 14 दोपहर का टाइम था, थर्ड रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया, पूरे जापान की सांसें रुक गई। सबको यह लगा अंदर जो वर्कर्स हैं कितने मरे हैं, कितने बचे हैं, किसी के पास कोई खबर नहीं थी। जापानीज गवर्नमेंट ने तभी की तभी ऑर्डर किया, तुरंत अभी के अभी रिएक्टर खाली करिए, बाहर आइए प्लांट से। लेकिन किसी भी वर्कर ने बाहर निकलने से मना कर दिया। रेडिएशन बहुत ज्यादा ऊपर तक जा चुका था, लगातार काम करने की वजह से हर वर्कर टूट चुका था, फिजिकली थक चुका था। ये एक ऐसी बाउंड्री थी जहां पे हर वर्कर अपनी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बाउंड्रीज को लगातार पुश कर रहा था। रेडिएशन सिकनेस लोगों को होने लगी थी, जो अंदर वर्कर्स थे उनकी बॉडी पे उसके इंपैक्ट आने लगे थे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, रेडिएशन इस प्लांट से बाहर नहीं जाएगा। जापानीज गवर्नमेंट एक मीडिया क्राइसिस से जूझ रहा था जो फुकुशिमा प्लांट के बाहर जमा हो गया था, और वहीं अंदर वर्कर्स अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। ये 50 लोग पूरी दुनिया की नजरों में हीरो बन चुके थे। पूरी दुनिया जापानीज रेजिलियंस से रूबरू हो रही थी। फाइनली मेहनत रंग लाई और रिएक्टर स्टेबलाइज हो गए, मेल्टडाउन का खतरा टल गया। सक्सेसफुली उन्होंने चेरनोबिल जैसी त्रासदी टाल दी, जो जापान नहीं पूरे एशिया के सर पे खड़ी थी। इन वर्कर्स को पता था कि वो किस खतरे के अंदर जा रहे हैं। इनमें से कई वर्कर्स ऐसे थे जिनको लेटर स्टेजेस में बहुत फिजिकल इश्यूज हुए, कईयों की मौत हुई बाद में। लेकिन इनमें से एक भी वर्कर ऐसा नहीं है जिसने अपने इस फैसले को लेकर रिग्रेट शो किया। एक अननोन वर्कर ने कहा, मुझे पता था शायद मैं अपने परिवार को देखने के लिए जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैंने वो किया जो उस वक्त उस देश के लिए करना मुझे जरूरी लगा। फुकुशिमा के इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर। जर्मनी ने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। जापान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर सिक्योरिटी, सेफ्टी और सेफ मेजर्स और ज्यादा इंक्रीज कर दी। पूरी दुनिया में नई गाइडलाइंस इशू हुई न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। दुनिया ने एक पेनफुल लेसन जाना, इवन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी कुछ नहीं है नेचर की फ्यूरी के सामने। फुकुशिमा 50 रेजिलियंस का, करेज का एक सिंबल बन गई। अननोन होते हुए भी उनकी लेगेसी एक ह्यूमन स्पिरिट का जीता जाता टेस्टामेंट है। उनकी लेगेसी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि क्राइसिस के अंदर कुछ हीरोज कैसे निकल के आते हैं। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।